Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm gonna discuss about the section 14 of Contract Act 1872. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। जब भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ए और बी दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी एक बात पे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, वो एक प्रॉमिस बन गया। उसके बाद उसमें कंसिडरेशन ऐड हुई एंड देन दैट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये जो सारा मैंने प्रोसेस बताया, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन एंड लीगली एनफोर्सेबल, इन सब चीज़ों को जब हम एक चीज़ में ऐड करते हैं ना, दैट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, डेट विल बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे हम अप्लाई करें, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे हम अमल करें, डिस्चार्ज करें उस कॉन्ट्रैक्ट को। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस वाले हिस्से में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि बाय whom a contract should be, by whom the contract should be performed। वो कौन कौन सी इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो सेक्शन 14 हमारा कहता है कि पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड, वो पर्सन्स जिससे प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म किया जाए, मतलब जो जो प्रॉमिस परफॉर्म करने के लायबल है। इस सेक्शन की जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उसको समझने से पहले हम इसमें से दो वर्ड्स जो है ना उसको निकाल लेंगे, ताकि हम आसानी से सारे कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकें। कोई भी डायरेक्ट होता है ना, उसका जो मैसेज होता है, जो उसका मकसद होता है ना, वो बिल्कुल सिंपल होता है, हमारे डेली की लाइफ से रिलेटेड होता है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक एक्ट है, बेयर एक्ट है, और इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हमें ये लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस है। ऐसी बात नहीं है, ये आराम से कोई भी इंसान समझ सकता है, बशर्ते कि वो सही तरीके से चीज़ों को समझे और उनको पार्ट्स में डिवाइड करे थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट कि इस सारे जो है सेक्शन में दो चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। एक है ये नेचर ऑफ द केस, दूसरा क्या है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अब नेचर ऑफ द केस पे अगर हम बात करें, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 37 ठीक से पढ़ा है तो उसमें आपको ये बात समझ में आई होगी, उसमें आपको बात ये समझ में आई होगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, या तो वो जर्नल होता है या तो वो स्पेशल होता है। अब जर्नल और स्पेशल को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ कि जर्नल हम उस केस को कहते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो सब परफॉर्म कर ले। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं फ़लान डेट को तुम्हें इतनी कंसीडरेशन में एक घर दूंगा, ठीक है। वो क्या होगा, जर्नल, वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। वो घर जो जो प्रॉमिस कर रहा है वो भी परफॉर्म कर सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं। या उसने कहा कि ये प्रोडक्ट है, इसका फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, हम कहाँ से ले रहे हैं, कोई आम है, ठीक है, हम आम 2 किलो आम पर मंथ किसी से ले रहे हैं, हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो जो ठेले वाला है वो भी दे सकता है। अगर एक दिन वो ठेले वाला नहीं आ रहा तो उसकी जगह पे जो आ रहा है, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। ये एक जर्नल सेंस है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेशल।
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो हम उसी इंडिविजुअल की स्किल के लिए या उसके टैलेंट के लिए करें। जैसे कि एक सिंगर के साथ कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ही कॉन्सर्ट में आएंगे, आपकी जगह आपका पीए नहीं आएगा, आपकी जगह आपका भाई या आपकी बीवी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम उसकी स्किल के लिए उसको पैसे दे रहे हैं और उसकी टैलेंट के लिए। या कोई आर्टिस्ट है जो पिक्चर बना रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, जर्नली ये अप्लाई नहीं होगा कि उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसकी जगह पे जाएं और वो स्केच उसको बना के दें। या अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अनसाउंड माइंड हो जा रहा है या वो बीमार हो जा रहा है या फिर उसका एक्सीडेंट या डेथ हो रही है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव का कोई काम नहीं है कि वो उसकी जगह पे पिक्चर बना के दें, स्केच बना के दें या फिर उसकी जगह पे परफॉर्म करें। वो एक स्पेशल केस था, हमने उसकी स्किल के लिए, उसकी जो है टैलेंट के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्योंकि अब वो नहीं है अवेलेबल, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ वही परफॉर्म करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर अगर कोई जर्नल केस है, जैसे हम किसी से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, किसी का घर ले रहे हैं, या फिर हमने एक कंपनी के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट के, हमें वो इतने इतने चीज़ें दे रही है, तो उस केस में वो भी कर सकते हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कर सकते हैं। ये बातें जो हैं वो समझने वाली है। इसके बाद अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो द पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड, वो पर्सन जो प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। इफ़ इट इज़ अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, नेचर ऑफ द केस से जो जाहिर हो रहा है कि नेचर जो है वो जर्नल है या स्पेसिफिक है, ठीक है। दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, पार्टीज़ की इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन का मतलब है कि पार्टीज़ की क्या मतलब इंटेंशन, हम कहें कि उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो आप ही के साथ परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर हम इसको आगे पढ़ें कि ये कह रहे हैं, इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी promise contain and it should be performed by the promiser itself। इस सारे 3-4 लाइनों का एक ही मतलब बनता है कि नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट केस और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जर्नल केस में होगी, तो फिर क्या होगा कि ये एक नॉर्मल बात है कि प्रॉमिस को करेगा, उसका प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा, प्रॉमिस इज परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर, जिसने प्रॉमिस किया होगा उसको ही परफॉर्म करना होगा। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर, ठीक है। इन अदर केस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स में एम्प्लॉय अ competent person to perform it। अब इसी बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछले वाले 2 एग्जांपल्स दिए, जनरल केस होगा तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर भी, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी। पर अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन किया जाए कि अगर जो प्रोमिसर है उसको कुछ हो रहा है, अगर प्रोमिसर अनसाउंड माइंड हो गया, अगर प्रोमिसर मर गया, तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कुछ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लीगली ऑब्लिगेशन में नहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर ये बात टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन हो रही है, देन फिर जो है सिर्फ प्रोमिस ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने ये क्या किया, एक टर्म बना दी, एक कंडीशन बना दी। अगर इसको स्पेशल केस में देखते हैं, क्या था कि टैलेंट और स्किल की बेस पे अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी को कॉन्सर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है,
पर अगर वो उस टाइम पे मर गया या बीमार हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन कर दें कि उसका जो भाई है वो परफॉर्म करेगा, अगर मैं नहीं आ सका तो मेरा भाई परफॉर्म करेगा, अगर मैं नहीं आ सका तो मेरी बीवी परफॉर्म, जो खुद भी एक सिंगर है वो परफॉर्म करेगी। अगर ये मेंशन है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो फिर परफॉर्म उस लीगली ऑब्लिगेशन उस पर अप्लाई होंगी। और हाँ, उस पर लीगली ऑब्लिगेशन जो है वो अप्लाई होंगी और वो लायबल होगा वो प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें दो इलिस्ट्रेशंस भी दी गई हैं सेक्शन 14 में। अ promises to pay A a sum of money, A may perform this promise either by personal paying the money to B or by causing it to pay by B by another, and if A dies before the time appointed for payment, his representative must perform the promise or employ some proper personnel to do so। ये वही बात हो गई ए में कि अगर ए को पे करना है कुछ सम ऑफ मनी बी को, ठीक है। तो अगर ए जो है वो डायरेक्टली भी उसको दे सकता है या वो किसी को कह भी सकता है कि आप मेरी जगह, क्योंकि ये जर्नल काम है कोई भी कर सकता है, तो वो खुद भी उसको पैसे दे सकता है या किसी और के थ्रू भी उसको पैसे लेके दे सकता है। या अगर ए डाइज, ए मर जाता है या अनसाउंड माइंड हो जाता है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि वो मेंटली अभी जो है वो मेंटली एबल नहीं है पैसे देने के लिए, मतलब वो पागल हो रहा है। तो उस जगह पे क्या होगा, कोर्ट उसके रिप्रेजेंटेटिव पे ये चीज़ इन्फोर्स कराएगी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पैसे दे इन जनरल केसेस, अनलेस कोई टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं है। उसके बाद बी में ये लिखा हुआ है, अ प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फ्रॉम बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। अगर ये मेंशन नहीं है, अगर इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई जिक्र नहीं है, तो अगर प्रोमिसर ने स्पेशल केस में ए एंड बी ने कोई पिक्चर्स बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो क्योंकि उसके स्पेशल केस है, उसकी स्पेशल स्किल है, टैलेंट है, वो किसी और से बनवा के उसे नहीं देगा, वो खुद उसको बनवा के देगा। सो दैट्स अबाउट दी सेक्शन 14, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉमिस है वो कौन परफॉर्म करेगा। मैंने दो केसेस बताया, एक जनरल केसेस है, स्पेशल केसेस, जिसमें प्रॉमिस जो है वो जनरली तो ऐसा ही होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोमिसर वही प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। पर कुछ जनरल केसेस होते हैं जिसमें प्रोमिस जो है वो दूसरों से परफॉर्म करवा सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंड स्पेशल केसेस में ऐसे होता है कि वो खुद ही परफॉर्म करेगा, ना उसके रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, ना कोई और, ना वो किसी से कह करवा सकता है। सो दैट्स अबाउट सेक्शन 14। आई होप आपको समझ आया हो।